आइए कैसा पहले हम बैठते जरा बैठने की आइए आइए आईडी चाहिए ना हम दे आइए अभिषेक जी First of all, a very big hello to all. I want to request all of you to put your phones on silent mode. I request everybody to put your phones on silent mode. तो पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. And I would also like to thank the entire team of the movie and all of you for joining us today. तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि इस मूवी ने इतिहास रच दिया है और कोने-कोने में, शहर-शहर में, गांव-गांव में, इनफैक्ट बाहर कई देशों में भी इस मूवी को कमाल की सराहना मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी का मकसद केवल आर्ट के माध्यम से मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि सभी को एजुकेट करना है, साथ ही में उन भूले हुए पलों को दिखाना है जिन्हें भुलाए भी भूला नहीं जा सकता है. तो इसलिए ये है हमारी कोशिश आप सभी के द्वारा इस मूवी के माध्यम से एक ऐसे इंसिडेंट को प्रोजेक्ट करना जिसे बहुत ही बखूबी किया है पूरी मूवी की टीम ने. एंड thus I would like to introduce all of you to the very talented Mr. Vivek Agnihotri in your heavy applauses. I'll request him to take this forward. आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत. ये एक परंपरा आज टूट रही है. जनरली बॉलीवुड की जितनी फिल्में आपने देखी होंगी सबके बॉम्बे में होती हैं कॉन्फ्रेंसेस और फिल्म रिलीज होने के पहले होती हैं. तो हमने इसका प्रीमियर भी दिल्ली में किया और इसकी जो पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी हम यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं. तो आप सबका बहुत स्वागत है. फिल्म एक अभूतपूर्व तरीके से आज भारत के एक जन को जोड़ रही है. जगह टिकट नहीं मिल रहे हैं, हाउसफुल है, पर इसके पीछे क्या चीज है? ये फिल्म जो है ये पहली ऐसी फिल्म है द कश्मीर फाइल्स जो रियल लोगों के इंटरव्यूज करके उनके रिसर्च करके 4 साल बाद बनी है. ये भारत के इतिहास नहीं, वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है. तो सब इसके पहले हम शुरू करें, हम सब स्टेज पे आके सवालों के जवाब दें. मैं आपको बताऊं आज का एजेंडा क्या है. तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी झलक, एक 20 मिनट की झलक दिखाना चाहता हूं ताकि आप सबको ये पता चले कि इस फिल्म के पीछे कितना खून और पसीना बहाया गया है. ये फिल्म किस तरह से रिसर्च करके की गई है. सब लोग हमेशा जब फिल्मों की बात होती है फिल्मी बातें करके निकल जाते हैं, पर ये एक भारत, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा माइलस्टोन है जो अगले कई 50-100 साल तक जिसकी चर्चा होने वाली है. और मैं आप सबका बड़े तहे दिल से स्वागत करके चाहता हूं इस इतिहास का आप सब हिस्सा बने. आप सब जाने के पहले एक फोटो खींचिएगा, क्योंकि आप याद रखिए कुछ साल बाद ये फोटो बहुत बेशकीमती होने वाली है. तो आप इसको देखें. इसमें उन कुछ हमारे पास तो कम से कम 4-5 हजार घंटे का फुटेज है जो हम बाद में इसको एक सीरीज की तरह से निकालेंगे. पर ये सिर्फ आपको एक झलक दिखाने के लिए है कि क्या है वो दर्द, क्या है वो पीड़ा जो इस फिल्म में दर्शाई गई है और कितनी सत्य ये फिल्म है. तो आप ये देखें, उसके बाद विल बी अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चंस. जो इस फिल्म में दर्शाई गई है जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स, मतलब जब ये 1985 से लगभग 95 के बीच में सारी घटनाएं चल रही थी, खास तौर पे 1990 19 जनवरी को, उसमें जिनके माँ बाप को मारा गया, माओ का रेप किया गया, बहनों का रेप किया गया, जिनके बच्चों को मारा गया, घर जलाए गए, उस लेवल के फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स.
इनका पूरे विश्व में जहां जहां ये लोग हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जम्मू, दिल्ली, बेंगलोर, आप नाम लीजिए, जहां भी हैं वहां जा जाके उन लोगों के मैंने और पल्लवी जी ने ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जिसके को फाउंडर सुरेंद्र कौल जी, डॉक्टर सुरेंद्र कौल अमेरिका से कल ही आए हैं यहाँ, उनको भी मैंने यहाँ बुलाया है। उनके सहयोग से हमने पूरे विश्व में जाके उन लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए, जो काम भारत सरकार को आज से पिछले 30 साल में करना चाहिए था। ये उनकी एक छोटी सी एडिट है और इनके बयानों पे ये फिल्म बेस्ड है। देखिए, मैं श्री अनुपम खेर जी को बुलाना चाहता हूँ, जो इस फिल्म की ब्लड लाइन है। जिनने फिल्म देखी है, किस किस ने फिल्म देखी है यहाँ? तो आप सब जानते होंगे किस तरह से उन्होंने इस रोल को निभाया है। आप सब सवाल पूछिएगा, आइए सर। दूसरा, इस तरह की फिल्म बनाना असंभव है अगर आपके साथ जुड़े हुए लोगों को उस पर पूरा विश्वास ना हो। मेरी धर्म पत्नी भी इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं। तो जब हम लौट के आया मैं अमेरिका से, मैंने कहा ये फिल्म बनानी है और इसमें बहुत खतरे हैं, बहुत फतवे हैं, बहुत एक कठिन रास्ता है। तो पल्लवी जी ने मुझसे कहा, जिस तरह बॉर्डर में सैनिक लोग देश के लिए लड़ते हैं, क्या हम क्रिएटिव सोल्जर्स बन के इस फिल्म को नहीं बना सकते? तो पल्लवी जोशी, जिनके कारण आइए पल्लवी जी आइए। ये फिल्म जब इसको कोई डर के मारे सपोर्ट नहीं कर रहा था, जब सब सोच रहे थे ये फिल्म देखेगा कौन, ऐसे वक्त में हैदराबाद के एक प्रोड्यूसर श्री अभिषेक अग्रवाल जी का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि विवेक जी, अगर आप कश्मीर पे फिल्म बना रहे हैं, कश्मीर में जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, अगर उस पर फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है, मैं अनकंडीशनली आपके साथ ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए तैयार। मैं बुलाता हूँ अभिषेक अग्रवाल जी को। हाँ, उसे मैंने कहा आइए अभिषेक आगे। और ये फिल्म संभव ही नहीं थी बननी अगर जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, जो 32 साल से उनसे किसी ने बात नहीं करी, उनकी कहानी नहीं पूछी और अपना दर्द सीने में समेटे हुए ना जाने कितने लोग, कितने हजारों लोग, लाखों लोग इस दुनिया से चल बसे, उनके बच्चे आज सारी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं भारत का। उन सबसे मिलाने का जो दायित्व था, जो नेटवर्किंग थी, जो लॉजिस्टिक्स थी, बिना एक सवाल पूछे, बिना किसी स्वार्थ के जिसको पूरा किया, मैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जो 32 साल से अपने हक के लिए, अपने घर, अपनी ज़मीन पर जाने के लिए लड़ रहे हैं, उसके को फाउंडर डॉक्टर सुरेंद्र कौल, हमारा सौभाग्य कि वो कल ही भारत आए हैं, उनको भी बुलाया। मैं जिस कारण से ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबने ये देखा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी आंखें थोड़ी नम ना हो जाए। एक सेकंड आप लोग जरा, मैं जो पता है आप, हम भी थोड़ा काम कर रहे हैं, एक सेकंड साइलेंस हो जाइए प्लीज। देखिए, ये कोई ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये इसकी गरिमा अगर हम बनाए रखेंगे तो आप लोग को भी बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये फिल्म हमारी शुरू हुई तो कोई ऐसा नहीं था जो इस पर विश्वास करता हो, इस सब्जेक्ट पे, इसलिए क्योंकि सबका ये विश्वास था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं। मैंने अपने जीवन में ना पढ़ा था, मुझे पता था कश्मीरी पंडित लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है। मैं होलोकॉस्ट के बारे में सब जानता था, पर अपने देश में हुए जेनोसाइड के बारे में नहीं जानता। ये फिल्म का क्या रोल रहा है भारत के वर्तमान और भविष्य में, उसके बारे में आपको मैं 2-3 मिनट बताऊंगा। जब हम इस फिल्म को दिखाने या अमेरिका गए, क्योंकि कोविड का वक्त था, भारत में थिएटर सारे बंद थे, फिल्म तैयार थी, तो हमने कहा इस वक्त का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या ये संभव है कि एक फिल्म जो भारत में बनी हुई है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए, यानी एक सॉफ्ट पावर की तरह से काम कर सके? जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, 1940 और 45 के बीच में, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस सर्विस है CIA, उसने व्हाइट हाउस के इंस्ट्रक्शन पे
हॉलीवुड के साथ मीटिंग करके हॉलीवुड से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो देश की लड़ाई जो है, क्या आप इसमें कोई योगदान दे सकते हैं। और तब सारे हॉलीवुड ने ये कसम खाई थी कि हम ये लड़ाई सॉफ्ट पावर की तरह लड़ेंगे, और सॉफ्ट पावर वर्ड का वहां से इजाद हुआ। वहीं से जो सॉफ्ट पावर की बात होती है चालू। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत की महान सभ्यता, संस्कृति और हमारी एकता, डाइवर्सिटी को, हालांकि हमारी कई तमाम फिल्मों ने उसके बारे में जिक्र किया है, उसको हाईलाइट किया है, लेकिन एक फिल्म भारत के विरुद्ध आज जो युद्ध चल रहा है, भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है आज पूरे विश्व में जिसकी ताकत का अंदाजा विश्व को लग चुका है। और आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई नहीं चाहता कि दूसरा मार्केट खड़ा हो, दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति उनसे ज्यादा बलवान। इसीलिए भारत पे लगातार तरह तरह के अटैक किए जाते हैं, खास तौर पे कश्मीर का मुद्दा। जब मैं 2018-19 में जब अमेरिका का दौरा कर रहा था इसी फिल्म के इंटरव्यूज के लिए, तो वहां पे मुझे न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे विशाल, प्रतिष्ठित और सबसे एक्सपेंसिव एक होर्डिंग लगी थी फ्री कश्मीर के ऊपर, और उसमें कई सारे भारतीय लोगों के बच्चों ने भी चंदा दिया था, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया था। एक न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बाहर लगी थी। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई थी जो कि भारत को बदनाम करने के लिए, और किस तरह से कश्मीर भारत, अखंड भारत का हिस्सा नहीं है, इसके ऊपर एक कैंपेन चली थी। आपने बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो भारत के ही कई पत्रकारों ने लिखे थे। तब इस फिल्म को किस तरह से, भाई साहब जरा बंद कर लें, किस तरह से इस फिल्म ने कश्मीर में 16 शहरों में स्क्रीनिंग की, जिसको 36 ऑर्गेनाइजेशन, 36 कश्मीर यूएस में, 36 ऑर्गेनाइजेशंस। इतनी अभूतपूर्व बात है। जिस तरह से हॉलीवुड 1945 से पूरे दुनिया में एक सॉफ्ट पावर की तरह लोगों को बता रहा है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी बच्चे से पूछिए विश्व की सबसे महान कंट्री और सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कौन सी है। आपको तंजानिया में बैठा बच्चा, कश्मीर में बैठा बच्चा, शिलोंग में बच्चा बैठा, जो उसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, जो ना तो CNN सुनता है ना न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता है, वो भी आपको बोल देगा अमेरिका। ये कैसे सीखा उन्होंने? ये अपनी फिल्मों की ताकत से अपने देश पे गर्व करना और अपने देश की महानता को पूरे विश्व तक ले जाने का जो जिम्मा हॉलीवुड ने उठाया है, उससे एक सबक लेके हमने भी ये जिम्मा उठाया था कि क्या कश्मीर फाइल्स जो है विश्व में एक डिप्लोमेटिक भारत का सॉफ्ट पावर बन के जा सकती है। और इसीलिए एक जिद के तहत हमने इसको अमेरिका में घूम घूम के सब जगह दिखाया। और हमारा फोकस इंडियन लोगों को दिखाना नहीं था, हमारा फोकस था अमेरिकन्स को, ब्लैक्स को, व्हाइट्स को, हिस्पैनिक्स को, बाकी लोगों तक ये बात पहुंचाना। और मैं आपको बहुत गर्व के साथ एक बात बताना चाहता हूं, वॉशिंगटन DC में इस फिल्म को देखने के बाद कैपिटल हिल, जिसको विश्व की सीट ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, और माना जाता है विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक संस्था है, जो अमेरिका का पार्लियामेंट है। जो नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए उसको कैपिटल हिल बोलते हैं, जहां वहां सारे उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन बैठते हैं। वहां पे इस फिल्म के लिए एक कांग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया। उसमें वो भी कांग्रेसमैन जो कि कश्मीर, एंटी इंडिया कश्मीर कैंपेन में सॉफ्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको भी आके अपनी स्पीच में कैपिटल हिल की छत के नीचे कहना पड़ा कि दिस वाज नॉट एन एक्सोडस, दिस वाज अ जेनोसाइड। ये एक इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है जिसकी कल्पना आज करना मुश्किल है, पर आपको कुछ सालों में पता चलेगा। अमेरिका की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड क्लब में हो, चाहे जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर हो, वहां सब जगह इस फिल्म की इम्पैक्ट स्क्रीनिंग्स रखी गई, जो कि अमेरिकन व्हाइट्स और ब्लैक्स और सब लोगों ने देखी, जिनके सारे इंटरव्यूज और सब अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। पर उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक चीज मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्टली उस जगह जहां पे फ्री कश्मीर कैंपेन पाकिस्तान की लॉबिंग से और भारत के ही कई लोगों के सहयोग से लगाई गई थी,
इस फिल्म को देखने के बाद अमेरिका में इसके जो व्यूअर्स थे, जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने स्वेच्छा से बिना किसी के बोले पैसे कंट्रीब्यूट कर करके अंततः उसी टाइम स्क्वायर में जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी, सबसे महंगी होर्डिंग की साइट है, इस 26 जनवरी को कश्मीर फाइल्स का वहां पे होर्डिंग लगवाया। और पहली बार अमेरिका के इतिहास में, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पहली बार अमेरिका के इतिहास में कश्मीर का पूरा मैप न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पे दिखाया गया। जो लोग नहीं जानते उनकी नॉलेज के लिए, अमेरिका में आज तक कभी कश्मीर का पूरा मैप नहीं दिखाया गया है। जो हिंदुस्तानी, उनके बच्चों तक ने अमेरिका का, कश्मीर का पूरा मैप नहीं देखा है। एक फिल्म की इतनी ताकत है। और अब इसके बाद जिसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। भारत के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी काम करती रही है वेस्ट में। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो उसके बाद तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, जो मोस्टली उसमें कई सारे भारतीय भी इन्वॉल्व थे, पर जनरली उसमें काफी पाकिस्तान लॉबीज इन्वॉल्व थे, तरह तरह की ताकतें जो भारत के अगेंस्ट काम करती हैं, उन्होंने वहां की जो स्टेट है वो एक अपने आप में राष्ट्र की तरह होती है। वहां की स्टेट्स, वहां की जो पार्लियामेंट, संविधान सभा समझ लीजिए, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां जाके कैंपेनिंग कर करके वो लोग वहां से इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास करवाएं। सिएटल स्टेट में हुआ, कई तमाम स्टेट में हुई। डॉक्टर कॉल उस पर रोशनी डालेंगे कि इंडिया एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, कश्मीर को जबरदस्ती उसका आधिपत्य रखा है, कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, किस तरह कश्मीर में 4G नहीं है, इंटरनेट नहीं है। और हम लोग भी उसी आर्ग्यूमेंट में फंस गए। हम भी वो झूठे आर्टिकल जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे ही लोग लिखते थे, उनमें फंस गए। किसी एक आदमी ने मेन स्ट्रीम में एक सवाल नहीं पूछा, हाँ भाई 4G और इंटरनेट की बात तो जरूर करेंगे, पहले ये बताइए कि जो कश्मीरी हिंदू जिनकी वो जमीन है वो वहां क्यों नहीं है। और अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी ये बात नहीं पूछी। ये फिल्म रोड आइलैंड्स एक अमेरिका का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक, लिबरल और प्रोग्रेसिव स्टेट है। अमेरिका का जो भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं, मुझे जो बताया गया वहां पे, उनकी जो पहली स्पीच होती है वो रोड आइलैंड से ही शुरू होती है। कैनेडी की भी कैंपेन वहीं से शुरू हुई। वो एक बहुत डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। इंडिया में एक ऐसी मिथ बन गई है कि शायद डेमोक्रेट्स हमें पसंद नहीं। 2014 के बाद जो एक नए भारत का निर्माण हुआ, और खास तौर पे एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो ग्लोबल लेवल पे भारत का एक नेतृत्व हुआ है, वो छवि हम तक उसी तरह से नहीं आ पाती है जिस तरह से 32 साल से कश्मीर का सच हमारे पास नहीं आया। तो अब मैं आपको डॉक्टर सुरेंद्र कौर, रोड आइलैंड की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वहां की जो विधानसभा है, और अमेरिका का स्ट्रक्चर इंडिया जैसा नहीं है, वहां पे जो स्टेट है अपने आप में इज अ कंट्री विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी ने लॉबिंग नहीं की, किसी ने कैंपेन नहीं की, मैं जानता भी नहीं हूं वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया है। वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे लिए एक प्रोक्लेमेशन इशू किया है, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र कौर कल अमेरिका से अपने साथ लेके आए। उसको वहां के मेजॉरिटी लीडर और माइनॉरिटी लीडर, मतलब डेमोक्रेट लीडर ऑफ द हाउस, रिपब्लिकन लीडर ऑफ द हाउस एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ने उनके ऑफिशियल एम्बलम के साथ उसको सर्टिफाई किया है। इससे बड़ी जीत भारत की अखंडता के लिए पिछले 70 साल में आज तक नहीं हुई। ये इतना ऐतिहासिक मौका है। अगर आप इसकी गंभीरता और इसको समझेंगे तो मेरे ख्याल से हम सब मिलकर भारत का नाम सारी दुनिया में कश्मीर की अखंडता को लेके एकजुट होकर काम कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौल से चाहता हूं कि वो कहाँ है, एक राजू सर्टिफिकेट कहाँ है? Where is that certificate? Where is राजू? वो नहीं, वो ब्लू वाला कहाँ है? एक सेकंड जरा रुकिए, वो राजू कहाँ है? बुलाइए जरा उनको।
सॉरी, एक सेकंड, आप क्या, आपके पास यहाँ होना चाहिए। ये स्पीकर ऑफ द हाउस ने ये भेजा है, जिसको सुरेंद्र जी पढ़ के सुनाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि इसको पीछे भी अगर आप डिस्प्ले। नमस्कार मैडम प्लीज। इससे पहले मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड, हाँ फोन साइलेंट कर जी। इससे पहले मैं ये आपको पढ़ के सुना। आप सबों ने ये 20 मिनट का डॉक्यूमेंट्री देखा। ये तो बहुत ही छोटा हिस्सा था आपके पूरे कैंपेन में। पिछले 32 साल से पूरा हमारा समाज जेनोसाइड और एथनिक क्लींजिंग होने के बाद छोटे से समाज के हजारों टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जगती में चला गया, एक टुकड़ा दिल्ली में चला गया, एक टुकड़ा जयपुर में चला गया, एक टुकड़ा बम्बई में चला गया, एक टुकड़ा अमेरिका में चला गया, जैसे मैं। मगर ये छोटे से समाज को पिछले 32 वर्षों में इतना झेलना पड़ा। और उससे ज्यादा जो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक था, वो था कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। एक इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो कि 1990 और उसके पश्चात एक जेनोसाइड हुआ, एक एथनिक क्लींजिंग हुई कि पूरी कम्युनिटी को ही वहां से निकलना पड़ा अपने फेथ की वजह से, और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई ये नहीं। इससे हमको बहुत ज्यादा चोट पड़ा। पर हमारा समाज, अनुपम खेर साहब, हमारे समाज ने इतना योगदान दिया है भारत के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। वहां पे हर बच्चों को एजुकेशन मुक्तता हमारे समाज के लोगों ने, प्रोफेसर्स ने दिया है। हमने कभी वायलेंस नहीं किया, जैसे कि आपने देखा, हमने कभी बंदूक नहीं उठाई। हम तो लोग सोचते हैं कि भाई वो टेररिस्ट इसलिए बना क्योंकि उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया। मगर हमारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए 32 साल हुए, और एक भी हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है जहां पे कश्मीरी हिंदू ने किसी भी रिलीजन को सिविलियन परस्यूट में मारा, पत्थर भी फेंका। मगर हमने अपना ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा हमने रखा, और उस गुस्से को हमने कन्वर्ट किया इनटू पॉजिटिव एनर्जी, टू डेवलप मैनकाइंड, टू वर्क फॉर मैनकाइंड। हमारे लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स, टू हेल्प पीपल, उसमें योगदान दिया। सो ये कैंपेन हमने चलाया, ये दर्द था हमारे पूरे समाज में। कई सारे फिल्में कश्मीर पे बनी, और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है, उन सारे मूवीज में टेररिज्म को या तो रोमांटिसाइज किया या तो ग्लोरीफाई किया, और हमारा जो दर्दनाक कहानी थी उसका पूरा वाइट वॉश हो गया। हमने कई सारे बॉलीवुड डायरेक्टर से अप्रोच किया कि हमारे बारे में कुछ बताया जाए, पर मुझे शर्म आती है कि उसको दरकिनार कर दिया। विवेक अग्निहोत्री जी, पल्लवी जोशी जी, विवेक अग्निहोत्री जी से हमने 2018 में रिक्वेस्ट करी कि क्या आप इस बारे में कुछ प्रोजेक्ट बना पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। और वहां पे उसके बाद विवेक जी ने एक आध महीना टाइम लेके बताया कि हाँ, ये बहुत जरूरत है कि जो हुआ उसको एक सेलुलाइड सिनेमा पे लाया जाए। और पूरा हमारा समाज ऋणी है विवेक अग्निहोत्री जी पे, पल्लवी जोशी जी पे, कि इन्होंने ये बेड़ा उठाया और एक सत्य का पूरा एक सिनेमा जो है, इसको 700 टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा किए, वो भी हर एक के घर जा जाके, जगती में जाके, दिल्ली के जहां पे वो रहते थे उनके घरों में जाके उन्होंने वो टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे किए। अमेरिका में इतने सारे शहरों में जाके 100 माइल्स उन्होंने ड्राइव किया, उनको पहली बार किसी ने सुना। आप देखेंगे कि पूरे समाज में एक जुनून आया है इस समय, और पूरा समाज ये यकीन भी नहीं कर पा रहा है क्या ये सच ऐसा हुआ है, क्योंकि पहली बार
किसी ने उनकी बात सुनी है, किसी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। पूरे सिस्टम फेलियर्स के हम शिकार बने और उसको एक्सप्लॉइट किया गया, और हम बहुत ऋणी हैं, धन्यवाद देते हैं विवेक अग्निहोत्री जी को, पल्लवी जोशी जी को कि ऐसा किया। और अमेरिका में जब ये इसका कैंपेन चला, प्री स्क्रीनिंग चली, 16 स्क्रीनिंग्स हुई, और जिसमें मुस्लिम्स भी शामिल हुए, अफ्रीकन अमेरिकन भी शामिल हुए, हिस्पैनिक्स भी शामिल हुए, कश्मीरी हिंदूज भी शामिल हुए, और सारे इंडियन डायस्पोरा शामिल हुए। इस कैंपेन को भले ही ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा चला रहा था, मगर इसके साथ पूरा इंडियन डायस्पोरा खड़ा था। पहली बार वी फेल्ट प्राउड कि गुजराती समाज, तेलुगु समाज, सिंधी समाज, सिख समाज, क्रिश्चियंस, सबों ने इसको सपोर्ट किया, ज्यूज पूरा सपोर्ट किया, और हर एक 16 स्क्रीनिंग्स में वो आए। ये पता भी नहीं चल रहा था वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, अफ्रीकन अमेरिकन है, सब रो रहे थे। इसका मतलब ये था कि ह्यूमैनिटी इज सच अ थिंग विच बाइंड्स पीपल। ह्यूमैनिटी, आप कोई रंग हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई आपका एथनिसिटी हो, ह्यूमैनिटी इतनी पावरफुल चीज है कि सब उनको जोड़ती है। ये मैजिक हमने अमेरिका में देखा, और अब हम पूरे इंडिया में इसको देख रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे मूवीज चल रही है उसको देख रहे हैं। दैट इज द मैजिक दैट विवेक जी एंड पल्लवी जी हैज प्रोड्यूस्ड। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, we are not talking about Hindu, Muslim binary, it is all humanity. Global terrorism सबों के लिए it's a monster. चाहे वो कोई भी फेथ का आदमी हो, it is a monster. वो एक दिन उसको खा जाएगा। We wanted to create an awareness at a global level. India level पे तो है ही, at a global level. And the product was so strong. जो इन्होंने मैजिक किया, द प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट मेल्ट्स द हार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल हु इज सीइंग इट। We had lots of Muslims who watched these screenings, in all 16 screenings in US cities. Afghani Muslims, persecuted communities, Yazidis communities, people from other, I'm naming Muslims just to get you an idea, even Muslims were feeling so bad about it. So this is the magic. इसके अलावा we had lots of impact screenings in various universities, जैसे Harvard University, Massachusetts University, Rhode Island College, all across the US, and some very prestigious institutions like Capitol Hill. वहाँ के congressmen, senators, they endorsed कि जो ये आपके साथ हुआ है, this is the power of cinema, कि जो Democrats थे, जिनको मालूम नहीं था कश्मीर के बारे में, उनको गलत फीलिंग दी गई थी कश्मीर के बारे में, they got कि ये हम तो कुछ दूसरी चीज देख रहे हैं। So this movie can change the whole disinformation campaign जो कि some agencies are running. So रोड देखिए, हमारा जो जेनोसाइड एथनिक क्लींजिंग हुआ, इंडिया के किसी स्टेट ने इसको एंडोर्स नहीं किया, मगर वी आर थैंकफुल to the state of Rhode Island in US, जिन्होंने इसका एंडोर्समेंट किया, and I'm going to read that now. यहाँ चल सकता है, यहाँ लगा सकते हैं, possible है? अच्छा, This is the picture. This is one endorsement. इसके अलावा there has been endorsements from many states and governors, जिन्होंने जहां जहां पे स्क्रीनिंग हुई उन्होंने प्रोक्लेमेशन दिया है विवेक जी को, appreciating what he has done for humanity. Now I am going to read it out. State of Rhode Island citation. Be it hereby known to all that the Rhode Island House of Representatives hereby offers its sincerest congratulations to Vivek Ranjan Agnihotri, director and filmmaker, and Pallavi Joshi, producer and actress, in recognition of the premiere of the Kashmir Files, detailing terrorism and extremism by memorializing the events
of 1990, in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. Let me read it again. So in recognition, cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. The entire membership, I repeat, the entire membership extends its very best wishes on this memorable occasion and express the hope for continued good fortune. Given this date at the State House of Providence, Rhode Island, proposed by Representative Brian Patrick Kennedy, Speaker pro tempore, and signed by K. Joseph Shekarchi, Speaker of the House, signed by Christopher R. Blazinski, Majority Leader, Blake A. Philippi, Minority Leader. So this is from the whole state of Rhode Island. That is the endorsement that no state of India has recognized or endorsed. Our country has not endorsed, but other foreign countries, they are endorsing our flag. So thank you so much. I will give back to Vivek. मैं इसके बाद चाहता हूँ सब लोग इसको आपके सामने पकड़े, आप फोटो खींच सकते हैं और इसकी डिजिटल कॉपी भी आपको मिल जाएगी। पर एक पॉइंट मैं फिर से तिबारा जिंदगी भर हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप पूरी दुनिया रुवांडन जेनोसाइड के बारे में जानती है, आर्मीनियन जेनोसाइड के बारे में जानती है। हमारे राष्ट्र में हमको ये डिसाइड करने की एक जेनोसाइड है, कोई खड़ा नहीं हुआ था इतने सालों से। कहीं भारत के जो लोग एकजुट हुए पिछले 5-6 साल में, जो भारत के सामान्य मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग छोटे शहर के लोग, मैं भी वही हूँ, अनुपम खेर जी भी वही है, हम दोनों को भी अभी अंग्रेजी बोलने में काफी परेशान हो सॉरी आप तो जो भारत का जन है, ऐसा कुछ भारत में निश्चय कर लिया गया था, उसकी आवाज तो सुनेंगे नहीं, बाकी सबकी आवाज सुनी जाएगी। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग डिक्टेट करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, पर जो ये एक नई चेतना, एक नया नेतृत्व, एक नई एकजुट होकर आगे बढ़ने की जो हमारी फीलिंग है, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब ये वक्त आ गया भारत समझे यूनाइटेड होने का मतलब क्या है। एक फिल्म ने सारे भारतीयों को, 80 साल की महिलाओं से लेकर 18 साल के लड़कियों लड़कों को एक फिल्म ने इस तरह जोड़ा है कि आज मैं एक वीडियो अभी डालूंगा थोड़ी देर में, उसमें व्हाइट्स ब्लैक्स सारी दुनिया के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं ये हमको पहले क्यों नहीं बताया इंडिया के लोगों ने। जब डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े डेमोक्रेट लीडर से मिलने गए थे और वो इंडियन कॉकस के चेयर भी हैं मिस्टर मार्क वार्नर, उन्होंने इनसे यही बात बोली थी कि पाकिस्तान के तो लोग रोज आके हमें बताते हैं कि कश्मीर क्यों भारत का हिस्सा नहीं है। भारत की पुरानी सरकारों ने एक बार भी हमको ये नहीं बताया कि भारत का अखंड हिस्सा है कश्मीर, और ये पहली बार हमें जानने को मिल रहा है। ये जो सर्टिफिकेट है, आज इसकी वैल्यू कोई समझे ना समझे, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। जो काम भारत की पुरानी सरकारें करने में फेल हो गई, वो अमेरिका की सबसे डेमोक्रेट, लिबरल और प्रोग्रेसिव और सेकुलर स्टेट ने करके दिखाया है, जिन्होंने डायरेक्टली, जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, उसमें लिखा है कि जो 5,000 कश्मीरी हिंदू, 5 लाख कश्मीरी हिंदू जिनका जेनोसाइड इस्लामिक गैंग्स, अमेरिका में टेररिज्म के लिए गैंग्स वर्ड भी यूज होता है अधिकतर, इस्लामिक गैंग्स ने किया है, उसके लिए ये एक सर्टिफिकेट सर्टिफाई किया गया है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, इस पे बहस, अगर कोई कहता है कि नहीं ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये सब एक पॉलिटिकल झूठ है। हमको वी हैव टू कॉल आउट द रिलीजियस टेररिज्म जिसके हम सब विक्टिम्स। मैं चाहता हूं खेर साहब हम सब इसे पकड़ें, आइए।
आइए अभिषेक जी पल्लवी जी, आप सब इसकी फोटो खींच सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक फोटो। इसका महत्व दोस्तों, इसका महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसको एक अमेरिकन ने दिया, इसका महत्व ये है, इसका सबसे बड़ा महत्व जो है कि हमें इस बात को बार बार डंके की चोट पर छाती पीट पीट के बोलना पड़ा पिछले 32 साल से कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है। बार बार बोलना पड़ा। ये आदित्य राजकौर यहाँ पर खड़े हैं, आपके ही दोस्त हैं, ये इनको बोलना पड़ा, ग्लोबल कश्मीरी डायस्पोरा के लोगों को बोलना पड़ा, अशोक पंडित को बोलना पड़ा, अपने सुशील पंडित को बोलना पड़ा। लेकिन आज इस सर्टिफिकेट से इसकी हिस्ट्री में बात होगी, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम सब इसके साथ खड़े हैं। एक बार सर यहाँ पर एक बार मेरा एक सवाल अनुपम खेर साहब से है। मैं श्रीकांत भाटिया हूँ सर, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। अनुपम खेर साहब, आप खुद कश्मीरी पंडित हैं। आपने खुद कहा कि 32 साल से लोगों को पता नहीं लगा। अब जब लोगों को पता लगा है और भारत सरकार ने भी 370 धारा खत्म कर दी और कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है, क्या आपको लगता है कि अभी राइट टाइम है सारे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर और श्रीनगर जाना चाहिए? राइट टाइम तो 32 साल से था जी, राइट टाइम अभी नहीं था, मगर एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, 35A। हम तो बाहर के लोग तो कभी ज़मीन खरीद नहीं सकते थे वहाँ पर, जिनके घर थे, जो वहाँ पर रहते थे सालों से, सदियों से, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन इस फिल्म से और आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन से और बाकी प्रयासों से ये ऐसा होना शुरू होगा। लेकिन चेंज बहुत साइलेंट होती है। चेंज का एहसास ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता कि कल 25 लोग ट्रेन लेके चले गए या बस लेके चले गए, वहाँ हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले आने वाले सालों में अगर 30 साल बाद, 40 साल बाद हम नहीं, हमारे बच्चे वहाँ जाकर रह सकेंगे, तो ये हमारी उपलब्धि होगी। देश को आज़ाद होने में 200 साल लग गए थे, 200 साल। और उन 200 सालों में कितने लोगों को, उससे पहले 800 साल मुगलों ने राज किया हम पर, 200 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया, कितने लोगों की जानें गई। मुझे लगता है कि अभी जो ये प्रतिक्रिया हुई है उसमें फ़र्क पड़ेगा और वापस हम अपने घर तो जाएंगे। बहुत सारे लोग, क्योंकि कोई भी किसी भी देश में जहाँ सब लोग साथ में रहते हों, वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है किसी को निकालना। लेकिन जब सिर्फ 2 कम्युनिटीज रहती हैं, ये भारत के अलग अलग शहरों में हो रहा है कि चलो इनको भी निकाल दें, तो आई थिंक उसकी वजह से भी उस पर भी फर्क पड़ेगा। और ये आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिज्म का नतीजा है कि आज ये फिल्म बनी। हमने, ये कौल साहब ने बोला कि कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी इसमें नहीं, हमने विद्या का इस्तेमाल किया, हमने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पेशेंटली वेट किया, उन्होंने बोला कि बहुत सारे डायरेक्टर से बात की थी, फाइनली विवेक ने भी रातों रात फिल्म नहीं बनाई, 4 साल इन्होंने इस पर रिसर्च किया, 700 लोगों को ढूंढा। और हर जगह ये जब भी जहाँ कहीं ट्रैवल करते थे मुझे कहते थे आज हम यहाँ गए, मुझसे भी न्यूयॉर्क में मिलने आए थे इसी टॉपिक बात करके। सो आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। और एक झटका जो अभी लगा इस फिल्म का, और मैं आई एम वेरी मूव्ड पर्सनली बोथ एज एन एक्टर एंड एज ए कश्मीरी पंडित दैट द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग दिस फिल्म। वर्ल्ड, नॉट नॉर्मली, पूरे जोरों शोरों से। थैंक यू। So this is Sanjay Agarwal. I just watched this movie. So my name is Sanjay Agarwal. I work for World News 24/7 reporter. So I watched this movie at the special screening where the minister had come in, sir. And I had 3 questions. One is for Pallavi ji, that she was in a negative role as per this. Anupam ji, why he has used that screen? You know, you put him पंडित है वो, उनको आपने blue वो दिखाया शिवा पे जब वो scooter and all that. And third thing is like your
screening in US at Capital and then coming to India. So are the Indians accepting it now, and will the present government, they're going to make it tax free for this? पल्लवी जी का जवाब वही देंगे। It was, you were in a negative role, like we were like, we were not expecting before the movie that you will. So you are asking why I did a negative role? No, I said, has he done something like this before? Yeah. So you can tell us. Yeah, Tashkent also Vivek cast me. Because you walked out of the film, at the last moment. So you walked out. Yeah, actually, I think after having gone through this research and having spoken to over 700 Kashmiri Pandits, you've seen how painful the whole research was for us. I think somewhere both Vivek and I, we started feeling like we also have become Kashmiri Pandits. We started understanding their culture so well. We understood their pain so well. We were living the pain for that month and a half that we traveled in US. And then, of course, the other places that we went to subsequently in the 2 years, 3 years of research that we did. कभी-कभी एक वक्त ऐसा आ जाता है आपके जीवन में कि आपको लगता है कि ये जो है इसके सामने इनका जो डीमन है वो बहुत बड़ा होगा, तो आप उसको अपने दिमाग में बहुत बड़ा कर लेते हैं। और वही कुछ मेरे साथ हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये कितना बड़ा इनका जो विलन है वो कितना बड़ा है, ये शायद कोई और ना समझ पाए, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने इनकी सुनी है सब लोग। And that's why I decided to do this role, because I wanted to be that face that every Indian should hate, because I understood it so well. Vivek ji, good film. Congratulations for your painstaking efforts making this film. What I'm asking you, you said it is a lobby, a powerful lobby. Does it mean powerful lobby is correct? Does it mean powerful lobby obstructions your work when you making the film, or it is the pre-planet, the terrorism, the way the terrorism in the Kashmir genocide? हाँ, अब देखिए इसका जवाब इतना लंबा नहीं दूंगा। आप फिल्म अगर आपने देखी है और जिन्होंने I will see. आप देखिएगा तो जिनने देखी है वो जानते हैं। उसमें एक डायलॉग है पल्लवी जी का, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, एस्टेब्लिशमेंट तो हमारा है या सिस्टम तो हमारा है। ये एक ऐसा सत्य है जिस दिन हम ये समझ जाएंगे इसको, उस दिन भारत इतनी बड़ी ताकत बन के उभरेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि भारत की, मैं इतना घूमता हूँ विदेशों में लेक्चर देने, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाता हूँ, ये जो एक हमारे देश में सिर्फ भारत में ही भारत की बुराई होती है। सिर्फ भारत में ही लोगों को ऐसा लगता है कि विदेश में हमारी इमेज अच्छी नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा, सॉरी माफ करिए, आप सब बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा मीडिया हर समय ये बताता है कि वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है। आप ये देखिए, ह्यूमैनिटी इंडेक्स अभी आया था या डेमोक्रेटिक इंडेक्स करके ऐसे कुछ आते रहते हैं, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, पर एक एग्जांपल देता हूँ। उसमें भारत का नंबर बहुत नीचे है। पूरा मीडिया दिन भर उसके बारे में बात करता रहा। कुछ वक्त पहले उनने पढ़ा भी नहीं था वो क्या इंडेक्स है। मालदीव्स, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है जिसमें कि कोई और धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप गए कभी कभी मालदीव्स? सिर्फ वो बिकनी वाली फोटोज में ना जाइए, मैं गया हूँ मालदीव्स। किसी जाके वहां बोट में बैठ के आइलैंड में जाके फोटो खिंचाना मालदीव्स नहीं है। मालदीव्स मालदीव में जहां लोग रहते हैं उसका दर्जा इतना ऊपर है, मतलब एक 5वीं स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है कहां पे डेमोक्रेसी और रिलीजियस फ्रीडम जीवंत है और कहां नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लांटेड आर्टिकल्स हैं जो हम तक पहुंचाए जाते हैं। आप भारत, पिछले मैं पढ़ा भी हूं अमेरिका में, मैं हार्वर्ड में पढ़ा, मैं इतना अमेरिका घूमता हूँ, यूरोप घूमता हूँ, और हम अपने बच्चों को भी दिखाते हैं। और मैं लेक्चर देने हर शहर में खुद गाड़ी चलाता हूँ, अमेरिकन की तरह खाना खाता हूँ, यूके में उनके लोगों के जैसे रहता हूँ, मैं उनकी जनमानस की पल्स समझता हूँ। जहाँ इंग्लैंड में तो मैं जाता हूँ, बोलता हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो कई लोग तो हमें फ्री में खाना खिलाते हैं, इज्जत करते हैं। अमेरिका में सब कहते हैं इंडिया द लैंड ऑफ योगा, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तीसरा शब्द बोलूंगा तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, यहाँ के कई लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, पर मैं आपको सत्य बता देता हूँ लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मोदी।
ये अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये सत्य है। ये एक नया उदय हो रहा है भारत का। ये जो हमारे आज अमेरिका में कौन है सिलिकॉन वैली को कंट्रोल करने वाले, वो दून स्कूल के या सेंट स्टीफेंस के पढ़े लोग नहीं है। वो झांसी से, कानपुर से, विशाखापट्टनम से, आसनसोल से पढ़े हुए मिडिल क्लास, एक टीचर के, एक रेलवे गार्ड के, एक पोस्ट मास्टर के, एक ओवरसियर के, उनके बच्चे हैं। आप और हम जैसे लोग हैं। उनने जाके जो भारतीयता और जो एक हिंदू सभ्यता है, हिंदू यहाँ पे मैं बहुत इंक्लूसिव बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा टची सब्जेक्ट होता है बोलना, क्योंकि अल्टीमेटली सभ्यता तो हिंदू ही है। 5000 साल पहले जो शुरू हुई वो राष्ट्र तो वहीं से शुरू हुआ, फिर लोग आते गए और हमको वेलकम करते गए। भारत एकमात्र राष्ट्र है, समाज है पूरे ह्यूमैनिटी के इतिहास में, अंडरलाइन कर रहा हूं, ह्यूमैनिटी के इतिहास में भारत एकमात्र ऐसा समाज है जिसको 1000 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया है। 1000 साल तक। मोतीलाल नेहरू जी, आनंद भवन जिनने बनाया था, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन, एक बहुत बड़ा महल जैसी कोठी है, वो राष्ट्र को दान कर दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता